हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। ठीक है। तो इसके अंदर हम बच्चों 9 सब टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं जो हम कवर करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो पहला इंट्रोडक्शन, देन द ब्रीफ हिस्ट्री, इंसिडेंट्स एंड प्रिवलेंस, रिस्क फैक्टर, एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, टाइप्स एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टेनिस एल्बो या फिर लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। तो शुरू करते हैं हम सेक्शन 1 दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस जो ये टर्म है, ये एक बहुत कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी कि ऑर्थो की कंडीशन है एक। ठीक है, और इसको हम टेनिस एल्बो भी कहते हैं। और इससे कौन से एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होते हैं? यूजुअली मिडिल एज के जो लोग होते हैं उनके अंदर आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो बच्चों, हर स्लाइड के अंदर मैंने जिस आर्टिकल से ये चीजें लिखी है यहाँ पे, उन सब का रेफरेंस मैंने नीचे दे रखा है। दैट इज कि ये जो मैंने 3 लाइनें हैं, ये कहाँ से ली है? कर्ट्स एट एल के आर्टिकल से लिया है जो 2020 में पब्लिश हुआ था। अब बच्चों देखो, जो बैचलर्स के बच्चे हैं उनको शायद इस चीज के बारे में पता ना हो कि बच्चों हम ना आर्टिकल से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एक होता है हम बुक में जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं, और एक है हम कि गूगल पे जाके, गूगल स्कॉलर पे जाके आर्टिकल्स डाउनलोड कर रहे हैं फॉर अ कंडीशन और फॉर एनीथिंग। तो जब हम आर्टिकल से चीजें ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं और वहां पे उसका रेफरेंस देते हैं ना बच्चों, तो ये ना आपका जो एग्जामिनर है या फिर जो आपका टीचर है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। क्योंकि देखो, बुक से तो सारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बट जब आपका टीचर ये देखेगा ना कि आप इस टॉपिक पे इतना सर्च करके, इतने आर्टिकल्स पढ़ के आप आ रहे हो, तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ऑल्सो जब आप पेपर में टेनिस एल्बो के बारे में आंसर राइटिंग करोगे ना, अगर क्वेश्चन आता है या फिर आपसे कोई एग्जामिनर वाइवा में पूछता है, और आप अगर ऐसे रेफरेंस लिख देते हो ब्रैकेट में डाल के, जैसे कट सेटल ने ये 3 लाइन लिखी, तो ये चाहे एक ही रेफरेंस दे दो, भले एक ही आर्टिकल का रेफरेंस दे दो, तो वो भी ना बहुत इंप्रेसिव होता है और उससे आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो हम सबको पता है कि जो हमारी ह्यूमरस होती है उसमें एक लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है और एक मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है। तो टेनिस एल्बो जो कंडीशन है उसमें जो हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है उसके अराउंड का जो एरिया है, यानी कि उसके आसपास का जो एरिया है, वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसकी वजह से पेन होता है और पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और ये टेनिस एल्बो हो जाता है। तो टेनिस एल्बो क्या हुआ? सो टेनिस एल्बो इज अ पेनफुल कंडीशन, यानी कि पेशेंट जो होगा उसको पेन होगा ही होगा। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, इवन कि पेशेंट रात को सोते सोते भी उठ जाता है। और ये किसको अफेक्ट करता है? जो टेंडनस टिश्यू है एट द ओरिजिन ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। अब बच्चों, हमें पता है कि लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से कौन सा मसल ग्रुप ओरिजिन होता है? रिस्ट एक्सटेंसर मसल ग्रुप। ठीक है। रिस्ट के फ्लेक्सर्स कहाँ से ओरिजिन लेते हैं? फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल। बट अगर ये कंडीशन लेटरल एपिकॉन्डाइल को अफेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली कि जो रिस्ट के एक्सटेंसर्स है उन्हीं के ऊपर असर जाएगा। ठीक है। तो उनका जो टेंडनस टिश्यू है किसका? रिस्ट एक्सटेंसर मसल का, वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो अपने डे टू डे के काम नहीं कर पाता। पेशेंट आपको आके सीधा यही बोलेगा कि मेरे को यहाँ पे बहुत दर्द होता है, पॉइंट आउट करेगा और कहेगा मैं अपने रोज के काम नहीं कर पाता, बहुत सिवियर पेन है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें किस आर्टिकल से मिली है? फ्रॉम स्मिथेड एट अल 2014। बट बच्चों, इस कंडीशन को हम टेनिस एल्बो ही क्यों कहते हैं? क्रिकेट भी होता है, बैडमिंटन भी होता है, बास्केटबॉल भी होता है, इतने सारे गेम्स होते हैं, तो हम इसको टेनिस एल्बो के नाम से ही क्यों इतना फेमस है ये? बिकॉज इट यूजुअली अकर्स when there is repeated movement of the forearm extensor muscle। ठीक है। तो बच्चों, हमने जो अभी एक चीज हमने पहले पैराग्राफ में देखी थी, उस पर हमने क्या देखा था कि जो रिस्ट एक्सटेंसर मसल ग्रुप है उसके टेंडनस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। ठीक है। अब क्योंकि जो टेनिस प्लेयर होता है ना, उनको रेपिटेटिव मूवमेंट करनी पड़ती है अपने रिस्ट की, यानी कि रिस्ट एक्सटेंसर मसल जो होता है उनका, उसमें बहुत रेपिटेटिव उनको मूवमेंट देनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन टेनिस प्लेयर्स के अंदर बहुत कॉमनली देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव मूवमेंट एंड यूज ऑफ द रिस्ट एंड एल्बो, सॉरी, फॉर द रिस्ट एक्सटेंसर मसल ग्रुप। इसलिए इस कंडीशन को हम टेनिस एल्बो भी कहते हैं।
अब जैसे आप देख सकते हो, जब आपने अगर बायोमैकेनिक्स पढ़ी होगी ऑफ टेनिस, तो उसके अंदर ना स्टेजेस आती हैं ये। तो आप देख सकते हो कि जो इंडिविजुअल है, जो प्लेयर है, उसका हाथ फर्स्ट से लेके सिक्स तक कितने कितने फेजेस में जा रहा है और कितनी बार उसे अपना रिस्ट का मूवमेंट चेंज करना पड़ रहा है बार बार। तो मतलब टेनिस के अंदर क्या होता है ना कि आपको बार बार अपने रिस्ट एक्सटेंसर मसल का यूज करना होगा, इसलिए उनका रेपिटेटिव यूज होता है। अब आप एक चीज को बार बार यूज करते रहोगे और इतना जोर, इतनी ताकत के साथ, तो वो आपको कहीं ना कहीं चीज हर्ट करने लग जाएगी। तो इसलिए इसको टेनिस एल्बो भी कहते हैं। अब बच्चों, आज आते हैं इसके सेकंड पार्ट के सेकंड सेक्शन पे, दैट इज द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट टेनिस एल्बो। देख लो बच्चों, बहुत डिटेल में मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देख लोगे एक बार अच्छे से तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो 1873 में पहली बार किसने ये कंडीशन डिस्क्राइब करी थी? इन अंकल ने, इनका नाम है रंज। ठीक है। कब करी थी? 1873 के अंदर। तो इन्होंने इस कंडीशन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया था? इन्होंने ये कहा था कि एक क्रॉनिक सिम्टोमेटिक डीजेनरेशन हो जाता है रिस्ट एक्सटेंसर टेंडन का। ठीक है। और उनका जो अटैचमेंट होता है कहाँ पे? लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, वहां पे। उन्होंने बोला क्रॉनिक है, एकदम से बीमारी नहीं आती, धीरे धीरे बढ़ती है। सिम्टोमेटिक है, मतलब पेशेंट को सिम्टम्स फील होंगे, दर्द हो रहा है, टेंडरनेस हो रही है, काम नहीं कर पा रहा। डीजेनरेशन हो रहा है रिस्ट एक्सटेंसर टेंडन का। ठीक है। तो इन्होंने ये वाली कंडीशन इस तरीके से डिस्क्राइब करी थी। फिर आए 1882 में एक ब्रिटिश सर्जन, जो इस फोटो में आपको दिख रहे हैं, इनका क्या नाम है? हेनरे मॉरिस। तो इन्होंने लॉन टेनिस आर्म ये टर्म दी थी। ठीक है। तो इन्होंने किस तरीके से कंडीशन डिस्क्राइब करी थी? इन्होंने बोला था कि ये वाली जो कंडीशन है, इसके अंदर आपको जो प्रोनेटर रेडाई टेरिस मसल है, उसका बहुत यूज होता है, तो उसके अंदर स्प्रेन हो जाता है। और इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि जो इस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं ना, वो डिसअपियर होने लग जाते हैं अगर प्रोनेशन और सुपिनेशन की जो मूवमेंट है उसको हम थोड़े वीक्स के लिए, यानी कि थोड़े टाइम के लिए रोक दें, और हम हाथ को, फोर आर्म को एक बैंडेज के अंदर, यानी कि गरम पट्टी के अंदर, हमारी लोकल लैंग्वेज में गरम पट्टी के अंदर बांध के रख दें। ठीक है। तो ये इन्होंने क्लेम किया था। ठीक है। कब? 1882 में। अब इतनी हो गई हिस्ट्री, जो हमें जाननी जरूरी थी हमने जान ली। ठीक है। अब बात करते हैं इस कंडीशन के इंसिडेंस और प्रेवलेंस पे। सो दिस कंडीशन अफेक्ट्स 1 to 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अगर मान लो 100 लोग हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, तो एक या तीन आदमी में ही आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसका इंसिडेंस कितना है? अराउंड 3.3 to 3.5 पर 1000। जनरली मैंने आपको बोला था कि ये जो मिडिल एज के लोग होते हैं उनको ज्यादा देखने को मिलती है, यूजुअली बिटवीन 45 to 54 ईयर्स ऑफ एज। ये सब डाटा हमने कहाँ से लिया है? फ्रॉम कट्स एट अल 2020। अब जेंडर की अगर हम बात करें, तो बच्चों, ज्यादातर स्टडीज में ना ये देखा गया है कि इसमें एज सच ना जेंडर का कोई रोल नहीं है। ये आदमी और औरत के बीच में ये वाली बीमारी ज्यादा भेदभाव नहीं करती। बट एक स्टडी करी थी किसने? सॉन्डर्स एट अल ने 2015 के अंदर। उन्होंने क्या बोला कि जो टेनिस एल्बो है वो स्लाइटली लोअर है इन मेल पेशेंट्स, यानी कि जो आदमी है उनके अंदर टेनिस एल्बो कम है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है। बट जो मेजोरिटी स्टडीज है वो क्या कहती है कि दोनों में बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है इस कंडीशन के लिए। अब डोमिनेंस की बात करें, डोमिनेंस यानी कि सीधा हाथ या उल्टा हाथ, किसमें ज्यादा होता है? सो द राइट एल्बो वाज मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड देन द लेफ्ट एल्बो। यानी कि राइट एल्बो था 63% और लेफ्ट कितना है? 25%। अब ऐसा क्यों? राइट वाला ही क्यों? तो देखो बच्चों, नॉर्मली जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो राइट हैंडेड होती है। लेफ्ट के आपको बहुत कम लोग मिलते हैं, होते हैं कम होते हैं एज कम्पेयर टू द राइट। तो मेजोरिटी लोग ना राइट हैंड से अपना ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनका राइट हैंड डोमिनेंट होता है। वो उसी हाथ से लिखेंगे, खाएंगे, कपड़े धोएंगे, साइन करेंगे, अपने सारे काम उसी हाथ से करेंगे। तो ज्यादातर काम वो अपने राइट हैंड से परफॉर्म करते हैं, इसलिए राइट हैंड जो है उसमें ज्यादा आपको टेनिस एल्बो देखने को मिलेगा। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके दोनों हाथों में आपको टेनिस एल्बो देखने को मिलेगा, और उनकी गिनती कितनी है? 12%। ठीक है। तो ये डाटा हमें किसने दिया है? सॉन्डर्स एट अल ने।
अब लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस, अब बच्चों मैंने आपको शुरू में कहा था एक और टर्म दैट इज मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो जब यही सेम कंडीशन मीडियल एपिकॉन्डाइल के अराउंड होती है ना, तो उसे हम कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस या गोल्फर्स एल्बो। अब ये दो कंडीशन में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छे से वीडियो देखोगे, समझोगे, नोट्स बनाओगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी कंडीशन ज्यादा कॉमन है? लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस की कितनी 7 टाइम्स मोर कॉमन है। सो देयर इज अ क्लियर कट एसोसिएशन विद दोज हुज ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व रेपिटेटिव फॉरआर्म एंड हैंड मूवमेंट। तो बच्चों टेनिस एल्बो जब भी आए तो आंख बंद करके उसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, क्यों होता है टेनिस एल्बो? बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव फॉरआर्म एंड हैंड मूवमेंट। तो जिस भी जगह पे आपको ये चीज ज्यादा, ये मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी तो वहां पे आपका टेनिस एल्बो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो टेनिस प्लेयर मेकअप ओनली 10% ऑफ द पेशेंट पॉपुलेशन, ठीक है। हाफ ऑफ द टेनिस प्लेयर डेवलप पेन अराउंड द एल्बो ऑफ विच 75% रिप्रेजेंट ट्रू टेनिस एल्बो। क्योंकि इसके ना बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं, ठीक है। तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये टेनिस एल्बो ही है या फिर कोई और है, या ओलेक्रानॉन बर्साइटिस है, कोई और चीज है, क्या है। तो जितने भी टेनिस प्लेयर्स को ये होता है उसमें से 75% को ही ट्रू टेनिस एल्बो होता है। ये डाटा हमें किसने दिया है? स्मिथेट एट एल ने 2014। तो देख रहे हो बच्चों, सारे ना रीसेंट आर्टिकल्स है, ऐसा नहीं मैंने 1990 1999 इतने पुराने पुराने आर्टिकल्स इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। ढूंढ ढूंढ के जो नए नए आर्टिकल्स हैं बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में कि हाँ ये इन्होंने चीज अच्छी दी है, ये चीज अच्छी दी है, वहां से मैं ढूंढ ढूंढ के लिख के आई हूँ। अगर आपको सारे रेफरेंस याद नहीं होते मत याद करो, ये इन्फॉर्मेशन दो अपने टीचर्स को, ठीक है। अब जब तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे पूछे ना, आपसे पूछे कि हाँ भाई बताओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना अगर आप बोलोगे ना, अगर आपसे सिंपली बोले टेनिस एल्बो के बारे में बताओ और आप ये चीजें बताओगे ना, वो आपसे इम्प्रेस होगा, लिख के ले लो मेरे से। और वो पूछे कहाँ से पढ़ा है, तो मेरा नाम नहीं लेना, कहाँ से बोलना कि मैंने इस आर्टिकल से रेफरेंस लिया है। नहीं तो कह देंगे अच्छा यूट्यूब से पढ़ के, हाँ ठीक है ठीक है, हल्के में ले जाएंगे। हल्के में नहीं लेना अपने को, अपने को क्या करना है, उनको इम्प्रेस करना है। तो वो कैसे होगा? जब आप आर्टिकल का नाम लोगे, ठीक है। अब आ जाता है बच्चों रिस्क फैक्टर्स पे। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे? स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाई एक्टिविटी लेवल। हाई एक्टिविटी लेवल क्यों? क्योंकि उसमें रिपीटेटिव मूवमेंट होगी। 3 टाइम्स पर वीक और ग्रेटर, या फिर 30 मिनट्स का सेशन या फिर ग्रेटर। ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि हमने कहा मिडिल एज वाले ज्यादा प्रोन होते हैं ना, उनको ज्यादा इफेक्ट होती है ये कंडीशन। डिमांडिंग एक्टिविटी टेक्निक की सेम, जितना एक्टिविटी आपसे ज्यादा एफर्ट मांगेगी उतना ही ज्यादा आपके चांसेस है टेनिस एल्बो होने के। अब बात करते हैं बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो है एटियोलॉजी। अब आपने अगर एक चीज नोटिस करी हो तो टेनिस एल्बो को हम लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का क्या सोचना है? एपिकॉन्डाइलिटिस, आइटिस वर्ड आ गया इसके, आइटिस वर्ड आ गया इसके पीछे, तो मतलब कि जी ये तो इन्फ्लेमेशन हो गई। तो यानी कि टेनिस एल्बो इज इन्फ्लेमेशन एट द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। अगर आप भी यही सोच रहे हो कि इसकी इटियोलॉजी यही है, तो नहीं बच्चों, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जी हाँ, जब मैंने भी आर्टिकल्स में से पढ़ना शुरू किया था तो बुक में तो देखो यही लिखा हुआ है कि हाँ लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस इज इन्फ्लेमेशन एट द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, बट दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब सच क्या है? तो फिर लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस होता क्या है, इसको लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस क्यों कहते हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अगली बार अगर आपसे कोई कहे ना कि इट इज द इन्फ्लेमेशन एट द लेटरल एपिकॉन्डाइल, उनके मुंह पे आर्टिकल्स जाके दिखाना कि देखो विद प्रूफ हम बता रहे हैं, बुक में चाहे कुछ ही लिखा हो, हमारे पास ये रीसेंट रिसर्चेस हैं, हमारे पास आर्टिकल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये क्या चीज है उसके बारे में अब पढ़ते हैं। चलो, तो पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। पहली है टेंडेनोसिस, दूसरा है टेंडेनाइटिस, ठीक है। तो टेंडेनोसिस क्या हुआ? डीजेनरेशन हुआ ऑफ द टेंडन्स कोलेजन इन रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक ओवरयूज। यानी कि हमने हाथ की बहुत ज्यादा रेपिटेटिव एक्टिविटी कराई, क्रॉनिक ओवरयूज किया, जिसकी वजह से जो टेंडन के अंदर कोलेजन होता है
उसका डीजेनरेशन हो गया, वो खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, सो व्हेन ओवर यूज इज कंटिन्यूड विदाउट giving the tendon time to heal and rest, such as with repetitive strain injury, tendinosis result। यानी कि जब हमने अपने हाथ को लगातार यूज करना शुरू कर दिया और फिर हम करते रहे, हमने अपने हाथ को बिल्कुल भी आराम नहीं दिया। ठीक है, अगर मान लो टेनिस प्लेयर है, वो टेनिस खेले जा रहा है और बिल्कुल भी अपने हाथ को आराम नहीं दे रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको टेंडिनोसिस हो जाएगा। बात समझ आ गई है? ठीक है, अब आता है टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन। जहां पे आइटिस वर्ड आ गया, दैट इज फॉर इन्फ्लेमेशन। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द माइक्रो टियर दैट हैपन व्हेन द मस्कुलोटेंडिनस यूनिट इज acutely overloaded with a tensile force that is too heavy or too sudden। एकदम से झटका लग गया मेरे हाथ पे, एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, एकदम से मेरे हाथ पे झटका लग गया, जिसकी वजह से एक्यूटली, एकदम से, जो मस्कुलो टेंडनस यूनिट है उसके अंदर माइक्रो टीयर हो गया। ठीक है, तो आप समझ आया बच्चों, टेंडनाइटिस किस लिए हो रहा है और टेंडनोसिस किस लिए हो रहा है। सॉरी बच्चों, पटाखों की आवाज आ रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। ठीक है, तो अब पता चला टेंडनोसिस और टेंडनाइटिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो डायग्रामेटिकली भी मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि टेंडनोसिस में देयर इज डीजेनरेशन, वेयर एज टेंडनाइटिस के अंदर देयर इज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, so the basic cause is sudden and often repeated use of the forearm extensor muscle, which previously have not been used much. Tennis elbow is thought to result from overuse of the ECRB tendon muscle by repetitive microtrauma, resulting in a primary tendinosis of the ECRB। तो बच्चों जो टेनिस एल्बो है, यहाँ पे उसके बारे में क्या बताया गया है कि इट इज अ टेंडिनोसिस, इट इज नॉट अ टेंडिनाइटिस। ठीक है बच्चों, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो। जो टेनिस एल्बो है उसको हम बोलते तो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है, बट वो टर्म सही नहीं है, दैट इज अ मिसलीडिंग टर्म। तो सबसे पहले हम उसकी टर्म को ही हटा देंगे, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस इज नॉट टेनिस एल्बो। क्योंकि टेनिस एल्बो तो क्या है, टेनिस एल्बो इज टेंडनोसिस, जिसके अंदर जो टेंडन का कोलेजन है उसका डीजेनरेशन हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेपिटेटिव ओवर यूज। ठीक है, सो दिस इज द, वो भी किस मसल का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, ये ईसीआरबी, दैट इज एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रेविस। तो ईसीआरबी जो टेंडन है बच्चों, वो टेनिस एल्बो के अंदर ना 95% केसेस में आपको इन्वॉल्व हो मिलेगा ही मिलेगा। जो और टेंडन हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं? एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटाe मिनिमाe, एक्सटेंसर कार्पाe अल्नारिस। ठीक है, बट ईसीआरबी ही इतना क्यों कॉमनली इन्वॉल्व होता है? मतलब एक्सटेंसर टेंडन तो बहुत सारे निकलते हैं, है ना, लेटरल एपिकॉन्डाइल से। तो ये ईसीआरबी ही क्यों 95% केसेस ऑफ टेनिस एल्बो में हमें देखने को मिलता है? तो इसका रीजन क्या हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल एनाटमी ऑफ ECRB। यानी कि भगवान ने इसको प्लेस ही इस तरीके से किया है यहाँ पे, इसलिए एक्सपोजिंग इट टू शेयरिंग फोर्स इन ऑलमोस्ट ऑल मूवमेंट ऑफ द आर्म। यानी कि आप अपने हाथ की आर्म की किसी भी तरीके से मूवमेंट करोगे तो सबसे ज्यादा शेयरिंग फोर्स किस पे आएगी? ECRB पे। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम भी लगाया ऑफ द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑन द मसल ऑफ ECRB। तो जो ECRB मसल है बच्चों, इट लार्जली इंसर्ट्स, कहाँ पे इंसर्ट होती है? एट द बेस ऑफ द थर्ड और सेंट्रल मेटाकार्पल ऑफ द हैंड। सो ये एक पावरफुल मिडलाइन एक्सटेंसर भी है हाथ का। तो जब आप यूज करोगे अपने हैंड को तो ये मसल इतनी पावरफुल है कि ये तो जरूर मूवमेंट में आएगी ही आएगी। तो ये भी एक रीजन है कि ECRB इतना इन्वॉल्व होता है इन टेनिस एल्बो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ECRB का इंसर्शन हो रहा है ओवर दी थर्ड मेटाकार्पल। ठीक है, ओरिजिन भी दिखाया गया है फ्रॉम दी लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब इम्पोर्टेंट नोट, अब बच्चों ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ ECRB का ही टेंडन या मसल इन्वॉल्व होती है टेनिस एल्बो के अंदर। ये जरूर है कि मेजोरिटी केसेस में ECRB इन्वॉल्व होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि 100% ECRB ही इन्वॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। दूसरे जो एक्सटेंसल मसल है
जो रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स हैं जो कि लेटरल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिन लेते हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ईसीआरबी इतना कॉमनली इन्वॉल्व होता है ना, इस जैसे एक्सटेंसर मसल ग्रुप है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व है वो ईसीआरबी है। तो हम ऐसे कह देते हैं कि टेनिस एल्बो के अंदर तो ईसीआरबी ही इन्वॉल्व है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ एक वही मसल इन्वॉल्व हो, बाकी के जो मैंने आपको नाम बताए थे पहले 3 नाम और, वो भी साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। So tennis elbow occurs when there is repetitive strain given over the extensor muscle at forearm without any adequate rest period in between. आपने मसल से पूरा मेहनत का काम कराया और आपने उसे आराम भी नहीं दिया, फिर आपने उसे काम कराया, फिर आपने उसे आराम नहीं दिया, फिर काम कराया, फिर आराम नहीं दिया, तो मसल में क्या हो रहा है, मसल पे स्ट्रेन हो रहा है, वो थक गई है, वो आप उसे जबरदस्ती चलाओगे तो वो बेचारी कब तक चलेगी, वो नहीं चल पाएगी, तो वो हार के बैठ जाएगी और आपको दर्द देगी। So occupation, domestic work which require this movement might lead to tennis elbow if not done correctly. तो यहाँ पे किसका रोल आ जाता है, ergonomics का, ergonomic principles, ठीक है। जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हो गई, प्लम्बिंग, रेकिंग, फिशिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, वीविंग, ringing towels, lifting objects, using screwdriver, cutting meat, turning doorknobs, twisting movements, racket sports, arm wrestling। तो ये सारी चीजों में ना अगर आप ढंग से नहीं करोगे और बीच में रेस्ट नहीं दोगे ना, तो आपको टेनिस एल्बो होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, हो सकते हैं। However, recent anecdotal reports suggest a possible association with the use of fluoroquinolone antibiotics, कि अगर आप ये एंटीबायोटिक्स लेते हो तो भी आपको टेनिस एल्बो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से भी टेनिस एल्बो हो सकता है, इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री लेना, मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इटियोलॉजी ऑफ टेनिस एल्बो इन टेनिस प्लेयर, देखो अब तक हमने बात करी कि टेनिस एल्बो क्यों हुआ, टेनिस एल्बो की क्या इटियोलॉजी थी कि हमने रेपिटेटिव यूज किया इसलिए हुआ। अब टेनिस प्लेयर के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं क्यों होता है। तो टेनिस प्लेयर जो होते हैं बच्चों, उनको ना रिस्ट एक्सटेंसर मसल की बहुत ज्यादा एक्टिविटी चाहिए होती है, कब, ड्यूरिंग द बॉल इम्पैक्ट एंड द अर्ली फॉलो थ्रू फेज। तो ना टेनिस के अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं, अगर आपने टेनिस की बायोमैकेनिक्स पढ़ी होगी तो आपको पढ़ा होगा, बट अगर नहीं भी पढ़ी है तो ये चीज याद रखना कि एक जो बॉल इम्पैक्ट होता है और एक जो अर्ली फॉलो थ्रू फेज होता है ना, उन फेज के अंदर, इन दो फेज के अंदर आपको रिस्ट की एक्सटेंसर्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सो दिस इंक्रीज इन एक्टिविटी माइट हैव बीन कॉज्ड बाय लेस फेवरेबल टेक्निक्स including leading elbow, wrist extension, open racket face near the time of ball impact, ball contact in the lower half of the string। तो अगर इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हो तो ये जो एक्टिविटी आपको चाहिए होती है एक्सटेंसर मसल की, वो और भी बढ़ जाती है, तो उस मसल के ऊपर और भी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, प्रेशर आ जाता है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। बाय यूजिंग अ टू हैंडेड बैकहैंड टेक्निक द प्लेयर रेयरली डेवलप्स टेनिस एल्बो। जरूरी थोड़ी ना कि हर टेनिस प्लेयर को ही टेनिस एल्बो होगा, अगर वो सही टेक्निक लगाएगा, सही तरीके से खेलेगा तो उसे टेनिस एल्बो नहीं होगा, ठीक है। नॉन डोमिनेंट आर्म अपीयर्स टू एब्जॉर्ब मोर एनर्जी विच चेंजेस द मैकेनिज्म ऑफ स्विंग, ठीक है। बस इतना याद रखो कि टू हैंडेड बैकहैंड टेक्निक हम यूज करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अभी, ठीक है। द हायर अकरेंस ऑफ टेनिस एल्बो अमंग रिक्रिएशनल टेनिस प्लेयर। अब देखो रिक्रिएशनल टेनिस प्लेयर के अंदर आपको ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी टेनिस एल्बो, क्यों, क्योंकि उन्हें टेक्निक के बारे में तो ज्यादा पता ही नहीं होता है ना। एक्सपीरियंस प्लेयर जो है उसको तो पता है कि कैसे मुझे अपना रैकेट पकड़ना है, कैसे नहीं पकड़ना, किससे मुझे क्या बीमारी हो जाएगी, उसे सही टेक्निक पता है। जैसे होता है ना कि एक रोटी बनाने की एक आर्ट है, अगर आपको टेक्निक पता है तो आप बना लोगे, नहीं पता तो आप नौ सीखिए, आपको ढंग से नहीं आ पाएगा, आप गलतियां करोगे करोगे। तो इसलिए रिक्रिएशनल प्लेयर्स के अंदर आपको ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी, ये बीमारी। तो जो क्लिनिशियंस है या फिर जो ट्रेनर्स होते हैं ना, उनको इन प्लेयर्स को क्विकली बताना चाहिए कि आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको टेक्निक यूज करनी चाहिए कि आपको एकदम से आपकी मसल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना जाए। अब बात करते हैं बच्चों पैथोलॉजी की। तो ये जो टर्म है बच्चों एपिकॉन्डलाइटिस, इसका मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट, ठीक है।
बट ये ना बहुत सिर्फ 1% हद तक ही ये चीज ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस टर्म। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, ये बहुत अर्ली के जो स्टेजेस है। अब देखो, कोई भी बीमारी होगी अर्ली स्टेज में तो उसकी इन्फ्लेमेशन होगी ही होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको जरा सा लगता भी है तो शुरू में आपको क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ही होगी। ठीक है, डीजेनरेशन तो आपका बाद में आएगा, पहला फेज तो इन्फ्लेमेशन का ही आएगा ना। तो बहुत अर्ली स्टेज पे तो इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है, बट इस पूरी बीमारी को ही इन्फ्लेमेशन टर्म दे देना इज रॉन्ग। ठीक है। So, tennis elbow was classically identified as an inflammatory process. The histology do not show many inflammatory cells. So, most authors therefore prefer the term tendinosis, that is a symptomatic degenerative process of the tendon. तो tendinosis के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो the right term for tennis elbow is lateral tendinosis rather than lateral epicondylitis. So tendons can stretch easily in response to gradually increasing force. ठीक है। So the application of a tension to a tendon usually increases cross linkage and collagen deposition. यानी कि जब भी टेंडन के ऊपर टेंशन जाएगा ना, तो वो क्रॉस लिंकेज और कोलेजन डिपोजिशन को इंक्रीज करता है। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो टेंडन की भी भाई अपनी एक लिमिट है, वो ज्यादा नहीं कर सकता, तो माइक्रो टीयर आ जाएगा। जब बहुत सारे मल्टीपल माइक्रो टीयर आ जाएंगे तो डीजेनरेशन हो जाएगा, जिसको हम टेंडनोसिस कहेंगे। देख रहे हो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कि जब ये एक बार अपनी लिमिट से बाहर चला गया ना, अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच गया, तो उसका रप्चर पॉइंट है, प्लास्टिक लिमिट के बाहर गया तो फट जाएगा। ठीक है। स्टेजेस, स्टेज 1 में क्या है, टेम्परेरी इरिटेशन है। स्टेज 2 में क्या है, परमानेंट टेंडनोसिस, लेस देन 50% टेंडन क्रॉस सेक्शन। स्टेज 3 परमानेंट टेंडनोसिस, ग्रेटर देन 50% टेंडन क्रॉस सेक्शन। स्टेज 4 में पार्शियल टोटल रप्चर हो गया टेंडन का। अब देखो, सायरेक्स ने 1936 में क्या थ्योरी दी थी, theorized by clinical evaluation that the extensor brevis was the key anatomic structure in lateral tennis elbow, but did not publish confirmatory surgical data. गोल्डी ने 1964 में पब्लिश किया एविडेंस ऑफ पैथोलॉजिकल टिश्यू विदाउट प्रिसाइज एनाटॉमिकल लोकेशन। निश्चल ने in 1979 पब्लिश की specific information identifying lateral tennis elbow as primarily a pathologic alteration of the ECRB। इसने बोला कि हाँ ECRB में ही मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में। तो जो हिस्टोलॉजिकल जब एग्जामिनेशन हम करेंगे अबाउट टेनिस एल्बो, तो ये दे फेल टू रिवील द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ठीक है। सो द टर्म टेंडनोसिस इज यूज्ड रादर देन टेंडनाइटिस। ठीक है, तो टेंडनाइटिस वर्ड हम यूज नहीं करते फॉर दिस कंडीशन, बिकॉज इट मोर एक्यूरेटली डिफाइंस द हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिजीज, क्योंकि हिस्टोलॉजी में आपको ज्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं देखने को मिलते। एज टेंडनाइटिस इज नाउ नोन टू बी अ मिसनोमर, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ टर्म टेंडनोसिस। ठीक है। अब मेन हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग हमें क्या देखने को मिलती है इसके अंदर, एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया। ये टर्म हमें किसने दी थी, निश्चल इन 1992। और इस टर्म को फिर धीरे धीरे मॉडिफाई करके क्या बोलने लग गए हम, एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक टेंडनोसिस, बिकॉज अल्टीमेटली टेनिस एल्बो इज टेंडनोसिस। सो ये होता क्या है अब, एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया टेंडनोसिस, तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड इमेच्योर कोलेजन फॉर्मेशन होने लग जाता है विद इमेच्योर फाइब्रोब्लास्टिक एंड वैस्कुलर एलिमेंट्स। So this is a gray friable tissue which is found in association with varying degree of tearing, mostly involving the ECRB. अब ECRB हम बार बार यहाँ पे क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि ज्यादातर टेनिस एल्बो के अंदर ECRB का टेंडन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। So aborted healing response to micro tear plus vascular deprivation in the tendon origin, तो इसकी वजह से there is angiofibroblast hyperplasia। सो हीलिंग बच्चों दो रीजन की वजह से नहीं होगी, क्योंकि टेंडन के ओरिजिन पे जो वैस्कुलैरिटी है, ब्लड सप्लाई है, वो बहुत कम है, एंड द एनाटॉमिकल एब्सेंस ऑफ अ पेरियोस्टियल लाइनिंग ओवर द लेटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है। अगर हम ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें ऑफ क्रॉनिक टेंडनोसिस, तो वो डल ग्रे फ्राइबल होता है और यूजुअली एडिमेटस होता है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम बात करें तो जो टेंडन के फाइबर्स हैं वो डिस्ट्रप्टेड होते हैं बाय अ कैरेक्टरिस्टिक इन्वेजन पैटर्न ऑफ फिब्रोब्लास्ट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, टेंडन के अंदर फिब्रोब्लास्ट वैस्कुलर एटिपिकल ग्रैन्युलेशन लाइक टिश्यू कॉल्ड एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक टेंडनोसिस, इसके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं।
जो इसके आजू बाजू के टेंडन्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, हाइपर सेलुलर, डीजेनरेटेड, माइक्रोफ्रेगमेंटेड. सो द एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू insinuates itself through the abnormal hypercellular region and extend focally into adjacent normal appearing tendinous fiber. देख सकते हो अब नॉर्मल टेंडन और एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक टेंडनोसिस में कितना फर्क आ गया हिस्टोलॉजी के अंदर. So the degree appears to correlate with the clinical phase of pain and duration of symptoms. ये तो अंडरस्टूड है. अब टाइप्स ऑफ टेनिस एल्बो तो तीन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक टेंडिनोसिस, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर. लेटरल वाला क्या है, प्राइमरी साइट क्या है, ईसीआरबी, सेकेंडरी एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस. मीडियल टेनिस एल्बो में प्राइमरी क्या है, प्रोनेटर टीरीज, एफसीआर एंड पीएल. सेकेंडरी क्या है, एफसीयू एंड फ्लेक्सर सब्लिमिस. पोस्टीरियर टेनिस एल्बो इज ट्राइसेप्स. अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेन, टेंडरनेस, डिफिकल्टी इन बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग द आर्म, अनएबल टू परफॉर्म एडीएल्स एंड स्टिफनेस. तो इसमें बच्चों पेन बहुत जरूरी है. साइट ऑफ पेन कहाँ होता है, इट इज लोकेटेड जस्ट एंटीरियर, सामने, इन द बोनी सर्फेस ऑफ द अपर हाफ ऑफ द लेटरल lateral epicondyle of the humerus. Small area of chronic pain on the lateral aspect of the elbow. Intensity कैसी होती है, vary from intermittent and low grade pain to continuous and severe pain, जिसकी वजह से बंदा ना रात को उठ जाता है, इतना दर्द होता है. बढ़ किससे आता है, वो मूवमेंट जो पेन इंक्रीज करे, यानी कि रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ रिस्ट एंड हैंड एंड फोरआर्म. ऑनसेट कैसा होता है, एब्रप्ट हो जाता है, एब्रप्ट अनकॉमन होता है, बट ये पेन धीरे धीरे बढ़ता है. रेडिएशन रेडिएट कर सकता है इन द फोरआर्म. अभी बच्चों फेजेस ऑफ पेन है, तो हमने पेन के जो फेजेस हैं उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फेज 1 इज माइल्ड पेन, ठीक है, लेस देन 24 आवर. फेज 2 पेन आफ्टर एक्सरसाइज मोर देन 48 आवर्स. फेज 3 इज पेन विद एक्सरसाइज एक्टिविटी. Phase 4 pain with exercise activity that alters activity. Pain 5 pain caused by heavy activities of daily living. Phase 6 is intermittent pain at rest that does not disturb sleep. Pain caused by light activities of daily living. फेज 7 इज कांस्टेंट रेस्ट पेन एंड पेन दैट डिस्टर्ब स्लीप. यानी कि फेज 1 में माइल्ड है, फेज 7 में आके आप रात को भी उठ रहे हो दर्द के अंदर. तो जो 4 एंड 5 है, दे इंडिकेट द स्टेज ऑफ सेकेंड और थर्ड ऑफ पैथोलॉजी. और जो पेन के 6th और 7th फेज हैं, दे इंडिकेट थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ द पैथोलॉजी. अब टेनिस एल्बो के बाद होता क्या है, so painful symptomatic lateral epicondylitis can result in underuse of the tendon. अब देखो, अब आपके हाथ में दर्द है तो आप उस चीज को कम यूज करोगे ना, हाथ को कम यूज करोगे तो उनके अंदर ना फिर से स्ट्रक्चरल चेंज आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वीकनिंग हो जाएगी और इंजरी का जो रिस्क है वो और बढ़ जाएगा. उसके अलावा जो टेंडन का वैस्कुलराइजेशन है, ब्लड सप्लाई है, वो भी कम है, ठीक है. एंड सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन लीड टू इश्कीमिया विच कंट्रीब्यूट टू टेंडन बोन जंक्शन पे क्या हो जाएगी, वीकनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो शेयरिंग फोर्स आते हैं वो क्या करेंगे, फाइब्रोकार्टिलेजिनस फॉर्मेशन कराएंगे एट द ईसीआरबी एंथेसिस. तो जिसकी वजह से जो रेपिटेटिव एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज करेंगे द टेम्परेचर विच कैन लीड टू हाइपरथर्मिक इंजरीज ऑफ द एंथेसिस. यानी कि एक बीमारी हुई नहीं, उसने दूसरी बीमारी को भी जन्म दे दिया, ठीक है. सो दीज आर द रेफरेंस, यानी कि जो मैंने ब्रैकेट में नाम लिखे थे ना, अब यहाँ पे मैंने उनके पूरे आर्टिकल्स के आपको जर्नल और नेम सहित यहाँ पे मैंने आपको बता दिया. तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो बच्चों यहाँ से पढ़ लो. अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट, ठीक है. और हम टेनिस एल्बो के बारे में केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे. तो ठीक है, ये मैंने पूरा आपको बता दिया है अबाउट द साइंस, सिम्टम, इंट्रोडक्शन, पैथोलॉजी, एविडेंस, प्रेवलेंस, सब कुछ, ठीक है. इंसिडेंस, प्रेवलेंस, एविडेंस कह रही हूँ, सॉरी, ठीक है. तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अच्छे से समझा दूंगी. अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा वीडियो बना के भी आपको वो जो हिस्सा है जो आपको यहाँ समझ नहीं आया वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टेनिस एल्बो. थैंक यू.